मुझे गर्व है कि मैं उस जालोर से आता हूं जिसका दुनिया भर में नाम है ग्रेनाइट इंडस्ट्री के कारण। लेकिन ग्रेनाइट इंडस्ट्री के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा देवस्थान विभाग के बारे में एक केवल बिंदु आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूँ। इस आपके माध्यम से सरकार, हमारी प्राचीन परंपरा रही है, जो भी देवस्थान मठ है चाहे मंदिर है, उन सब के रख रखाव के लिए, उनके दैनंदिन कार्यों की व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था, उसके लिए हर मंदिर के नीचे, चाहे गांव का छोटे गांव में छोटा मंदिर भी है, उस मंदिर के लिए कुछ बीघा ज़मीन आरक्षित की गई थी, जिसे डोली के नाम से हम जानते हैं, जिसे मंदिर माफ़ी के नाम से भी जानते हैं। वो मंदिर माफिया हो गई, वो अलग बात है। उस ज़मीन से जो इनकम होती थी, उस ज़माने में खेती से इनकम होती थी, तो उससे जितने भी खेती से इनकम होती थी वो सारी उस मंदिर के रख रखाव में और मंदिर के पुजारी के उस भरण पोषण में, उसमें जाती थी। बाद में जाके परिस्थितियां बदली, वो मंदिर प्राइम लोकेशन में आ गए, वो ज़मीनें प्राइम लोकेशन में आ गई। प्राइम लोकेशन में आ गई तो उनकी उपयोगिता बढ़ गई, उपयोगिता बढ़ गई तो उनके भाव बढ़ गए, भाव बढ़ गए तो बिकने लगी। तो कई भगवान तो हमेशा नाबालिग होता है, तो भगवान के नाम से दर्ज होने के बाद भी वो उन खातेदारी किसी न किसी पुजारी की या उनकी होती थी, उन लोगों ने उनको बेचना शुरू कर दिया। वो बड़ी संख्या में जब बेचने लगी ज़मीनें तो सरकारों ने उस पर निर्णय किया और वो उनको बेचने का अधिकार समाप्त कर दिया। यहाँ तक ठीक है, बेचने आप नहीं दे रहे हैं, यहाँ तक ठीक है। लेकिन उससे आगे मुसीबत अभी हो रही है कि वो खेती तो वहाँ हो नहीं रही, क्योंकि ज़्यादातर वो बिना सिंचित वाली वो ज़मीनें हैं, बरसात कभी होती है कभी नहीं होती, तो खेती से तो कोई इनकम ज़्यादा होती नहीं। प्राइम लोकेशन पर चूँकि वो आ गई है, इसलिए उनका कमर्शियल यूज़ हो सकता है, उनका इंडस्ट्रियल यूज़ हो सकता है, उनके और कई तरह का उपयोग हो, व्यापारिक उपयोग और सारा हो सकता है उसका, वो भी हम उनको अनुमति नहीं दे रहे। वो लीज पे दे नहीं सकते, वो उसको किराए पे दे नहीं सकते, उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन कर नहीं सकते, दुकानें बना नहीं सकते, कोई मैरिज होम बना नहीं सकते। तो उस कारण से जो मंदिर की इनकम होनी थी उस ज़मीन के माध्यम से, ज़मीन तो रुक गई बिकने से, लेकिन उस ज़मीन के माध्यम से जो मंदिर के आय बढ़नी चाहिए थी, आय होनी चाहिए थी, वो आय लगभग बंद हो गई है। और उसके कारण से उन मंदिरों को, मठों को अपने आर्थिक रूप से बहुत समस्या झेलनी पड़ रही है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि कुछ ऐसा प्रावधान उसमें लाएं, संशोधन लाएं, नियमों में, कानूनों में, जो भी आपको करना है करिए, पर उस ज़मीन का सदुपयोग हो और उस ज़मीन से होने वाली आय उस मंदिर के लिए, मठ के लिए उपयोग में आए। मान्यवर, मैं जब ग्रेनाइट की बात करता हूँ तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। जालोर दुनिया भर में जाना जाता है, जालोर के नाम से जाना जाता है। जयपुर के मेरे एक मित्र हैं, व्यापारी हैं बड़े, बैंकॉक परिवार के साथ घूमने गए थे, तो वहाँ दिन में बाज़ार में घूम रहे थे तो ग्रेनाइट के बड़ा शोरूम देखा, तो अंदर गए। अंदर जाके उन्होंने पूछा कि ये ग्रेनाइट इंडिया का है क्या? लोकल व्यापारी था, बैंकॉक का लोकल स्थानीय व्यापारी था। जैसे उन्होंने पूछा ये ग्रेनाइट कहाँ का है, इंडिया का है क्या, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये जालोर का है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी ग्रेनाइट जालोर के नाम से पहचाना जाता है, बेचा जाता है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और इसलिए भी गर्व की बात हो जाती है कि ग्रेनाइट बहुत पत्थरों में सबसे हार्ड होता है, हार्डेस्ट स्टोन। उसको काटना अपने आप में बड़ी चुनौती थी, कोई काट नहीं पाया था उसको। जालोर के हमारे इंजीनियर मदन राज जी बोहरा साहब इंजीनियरिंग जोधपुर से पढ़कर आए, युवा थे, कुछ करने की हिम्मत थी, इच्छा थी, तो उन्होंने कई प्रयोग किए। प्रयोग करते करते आखिर में ग्रेनाइट को काटा, पहले छोटा टुकड़ा कटा, फिर बड़ा किया। 2 बाई 2 इंच से हमने शुरू किया, फिर 4 बाई 6 पे आए, 6 बाई 12 पे आए। करते करते आज हम 6 बाई 12 फीट तक के वो स्लैब काट रहे हैं हम। तो वो सारा जो वो मशीनरी बनी, वो ग्रेनाइट के ब्लॉक को काटने की मशीनरी बनी, फिर उसको पॉलिश करने की जो मशीनरी बनी, एज कटिंग की मशीनरी बनी, वो लोकल इनोवेशन था। हमने विदेशों से मशीनें नहीं मंगवाई। उस समय इटली में ही केवल कटर मिलते थे, बाकी सारे भारत में इटली के कटर चल रहे थे। उस समय जालोर ने खुद के अपने कटर बनाए, खुद बहुत सस्ते,
इटली के मुकाबले में 15-20% की कीमत पे हमने लोकल मशीनें बना के दी और उसके माध्यम से नई टेक्निक डेवलप की। और उस टेक्निक का जो सबसे बड़ा वो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो था वो ये था कि ग्रेनाइट कटते समय आग नहीं लग जाए, उसको रोकने के लिए पानी की फुहार नहीं छोड़ते थे हम, केरोसिन की फुहार छोड़ते थे। उस केरोसिन की फुहार के कारण उसका कटना आसान हो जाता था और उसकी शाइनिंग एक्स्ट्रा हो जाती थी, उसकी आगे यूटिलिटी उस प्रोडक्ट की बढ़ जाती थी। दुर्भाग्य से सरकारें केरोसिन उपलब्ध नहीं करवा पाई। बहुत मांग की हमने, बहुत मांग की, सरकार आपकी रही चाहे हमारी रही, बहुत मांग की, अफसर रोड़ा बनते रहे। हम कह रहे हैं हमको कमर्शियल रेट पे केरोसिन दे दो, पर दो। जैसे आपने पेट्रोल के पंप लगा रखे हैं, डीजल के पंप लगा रखे हैं, वैसे केरोसिन का पंप लगाओ। हमारी ग्रेनाइट एसोसिएशन चलाएगी, चलाने को भी तैयार, आप दो। नहीं दे पाए और फिर वो मजबूरी में वो राशन का केरोसिन चुरा चुरा के कब तक इंडस्ट्री चलाते। तो फिर वो आखिर में उस टेक्निक को बदलना पड़ा हमको। और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे मिस्त्रियों को, हमारे लोकल कारीगरों को, उन्होंने उस तकनीक को वापस संशोधित किया, केरोसिन बेस से उसको हटा के उसको वाटर बेस पे लाए। अब पानी की फुहार से उसको काटते समय काम में लिया जाता है। उसके कारण क्वालिटी में नुकसान हुआ है हमको, वो पहले जैसी क्वालिटी अब नहीं रही, लेकिन वो उसके लिए जिम्मेदार यदि है तो ब्यूरोक्रेसी उसके लिए जिम्मेदार है, जिनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, मैनेज नहीं कर पाए। खैर, अब जो वहाँ अब भी 1500 कटर वहाँ चल रहे हैं ग्रेनाइट के, और उनको वहाँ एक्सपोर्ट भी बहुत होता है, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए उनको सुविधा नहीं के बराबर है। हमको कंटेनर डिपो जालोर में चाहिए। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट्स के लिए कंटेनर डिपो बन गया, ड्राई पोर्ट जालोर में नहीं बन रहा। बड़ी मुश्किल से तैयार हुए तो बोले जालोर से लोड नहीं होगा, जालोर से कंटेनर जोधपुर जाएंगे और जोधपुर से ट्रेन लोड होगी, और वो भी पूरा रैक लोड एक साथ होगा तो मिलेगा। एक साथ पूरा रैक लोड संभव नहीं, वो तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा ग्रेनाइट। तो वो हमने उसको फिर उपयोग करने से मना कर दिया। अब मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, 2 मिनट में कंक्लूड कर लिए। उसको हम बागरा में या जागनाथ स्टेशन पे कि थोड़ा सा कोई रेलवे के साथ आपके अफसर बात करें और वहाँ पे कंटेनर डिपो बने, वहीं से हमारा कंटेनर लोड हो जाए एक्सपोर्ट वाला सीधा कांडला के लिए, तो हमको बहुत बड़ी सुविधा मिल जाएगी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने ग्रेनाइट तो बहुत अच्छा हमारा चल रहा है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ हमारे उद्योग होने चाहिए, और उसमें नए इंडस्ट्रियल एरिया आपने दिया है, बीठन में तैयार हो रहा है, पाथेड़ी में मेरे एरिया में दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन वहाँ पे इंडस्ट्री कौन सी लगे, इस बारे में थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी मंत्री जी। देश भर में जितने स्टील बर्तन बनाने वाले मैन्युफैक्चरर हैं, बाल्टियाँ, लोटे, थालियाँ, कटोरियाँ, उसमें से अधिकांश हमारे जालोर ज़िले के हैं। उनको थोड़ा ढंग से आप इनवाइट करिए, वो जालोर में इंडस्ट्री लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक गुड्स जितना बनता है, केबल बनता है, स्विचेस बनते हैं, पंखे बनते हैं, ये इलेक्ट्रिक गुड्स की बड़ी बड़ी कंपनियां उन मालिकों की है जो मूल निवासी हमारे जालोर के हैं, प्रवासी हैं। उनसे यदि संपर्क करेंगे तो इलेक्ट्रिक गुड्स की भी यहाँ आ सकती है। ये जो रेडीमेड गारमेंट्स के जो व्यापारी हैं पूरे देश में, बड़े बड़े व्यापारी, होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स हमारे जालोर के मूल निवासी हैं। उनसे यदि सरकार ढंग से अप्रोच करे तो वो लोग भी यहाँ आकर अपने कुछ यूनिट्स लगा सकते हैं। इस तरह से यदि करेंगे। और एक और नई बात आ गई, वो पाइपलाइन आ गई है इसकी, गैस की पाइपलाइन जालोर से होकर निकल गई है। ये जो बीठन में आप बना रहे हैं राम सिंह के पास में, बिल्कुल हाईवे के पास में है, वहाँ पे यदि हम उस गैस को उपयोग करना शुरू करेंगे तो जो सिरेमिक इंडस्ट्री है, सिरेमिक का रॉ मटेरियल सारा हमारे राजस्थान से जाता है, सिरोही जिले से जाए, चाहे उदयपुर जिले से, राजसमंद जिले से, यहीं से जा रहा है सारा रॉ मटेरियल, वो वहाँ जाता है मोरबी, और वहाँ से सिरेमिक टाइल्स बन के, और नहीं हमारे भी है, हमारे से काफ़ी ज़्यादा है। तो वो जो वहाँ पे इसलिए होता है कि उस सिरेमिक इंडस्ट्री को काम करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। हाई टेम्परेचर कोयले से उनसे नहीं मिलता, उस गैस से मिलता है। अब गैस हमारे यहाँ आ गई
तो वो जो सिरेमिक इंडस्ट्री मोरवी में सेटल्ड है, बनी हुई है, वैसी इंडस्ट्री जालौर में लगने की गुंजाइश बन गई है, उसका सदुपयोग किया जाए, उस दृष्टि से सोचा जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर एग्रो इंडस्ट्री की बात करूँगा मैं 1 मिनट में। रायडा हमारे यहाँ खूब होता है, ऑयल मिल लगी थी, बहुत पहले लगी थी। दुर्भाग्य से वो ऑयल मिल का जो मशीनरी खरीदी गई, उसमें वही कमीशनबाजी हो गई और वो मशीनरी सब स्टैंडर्ड खरीद ली, वो 60% से ऊपर कैपेसिटी में काम कर ही नहीं सकती थी, वो इंडस्ट्री फेल हो गई, वो ऑयल मिल आपको बेचनी पड़ गई। तो ऑयल इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल सकती है हमारे वहाँ, मूंगफली भी हो रही है, रायडा भी हो रहा है, जीरा बहुत हो रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का जीरा हमारा होता है, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट सारी ऊंजा में है, हमारे यहाँ नहीं है। इसबगोल बहुत अच्छा होता है हमारा, बहुत होता है, सारा ऊंजा जा रहा है, उसके लिए कोई हमारे यूनिट लग सकती है, वो नहीं लग रही। और आज की तारीख में तो अनार बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है, जिसके कारण अभी मुख्यमंत्री जी ने भी हमने मांग की थी कि अनार की वहाँ मंडी खोली जाए, आपने मंडी खोलने की घोषणा की है, उसके लिए तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ अनार को से जो फूड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, पल्प निकल सकता है या जूस बन सकता है, या इस तरह की भी इंडस्ट्री वहाँ एस्टेब्लिश हो तो बहुत अच्छा एक और कुछ नई चीज़ हमको मिल जाएगी। और अंतिम बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये सारी इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल हमारे यहाँ के बड़े बड़े अरबों में जिनका टर्नओवर है, ऐसे व्यापारी बाहर काम कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाने आ रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं मिल रहा। हम जब इंडस्ट्री समिट करते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं, उनको उसमें जो वार्म वेलकम मिलता है उससे वो खुश होकर आते हैं, और आने के बाद जैसे ही हमारे रीको के ऑफिस में, जैसे हमारा RFC के ऑफिस में, जैसे उद्योग के ऑफिस में घुसते हैं, और फिर जो उनके साथ बदतमीजी शुरू होती है, उनको नॉन कोऑपरेशन शुरू होता है, पियोन से लेकर और बड़े अफसर तक उनका शोषण शुरू होता है, वो भाग जाते हैं। तो ये जो वातावरण यदि आप ठीक नहीं कर सकते, इन्वेस्टर्स फ्रेंडली वातावरण हमको क्रिएट करना पड़ेगा, पूरी मशीनरी को उस मूड में लाना पड़ेगा, उस मूड में और उस मोड में लाना पड़ेगा, ताकि हम उनको यहाँ अच्छा वातावरण दे सकें, वेलकम उनका कर सकें, तब जाके वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। और आखिर में मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूँ, दूर दूर से आने वाले माननीय विधायक ने काफ़ी कुछ बोल दिया है। SC के लिए रिजर्वेशन माइंस में और इंडस्ट्री में रीको में होता तो है, लेकिन वो लगभग नाम मात्र का ही रहता है, वास्तव में वो नहीं मिल पाता, क्योंकि प्रक्रिया आपने ऐसी कर रखी है। वो नीलाम बोली लगाएंगे, नहीं लगने वाली नीलाम बोली लगने लायक लोग होते तो पहले ही वो तो ले लेते। तो उनके लिए नीलामी की बजाय उसको लॉटरी प्रक्रिया से आवंटन किया जाए। और ऐसे ही जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं, दुकानें हैं, या और इस तरह की कुछ होटल्स रेस्टोरेंट जैसा हो सकता है, उसमें आरक्षण नहीं है, वो भी आरक्षण किया जाए। और जो बकाया पे जो आवंटित भूखंडों के जो पैसा भरना है, उसमें बकाया पे जो 10% ब्याज लिया जाता है, वो SC/ST के लिए 0% ब्याज किया जाए। और 5 साल बाद ही बेच सकते हैं, इस तरह की जो बाध्यता है वो SC/ST पे लागू नहीं की जाए। और रिटेशन चार्ज जो लगता है, उसकी गणना भी SC/ST के लिए रियायती दर पर की जाए। और लास्ट पॉइंट इसमें यह है कि जो प्रोसेसिंग फीस लगती है किसी भी प्रकार के उस आवेदन करने पर, हर बार प्रोसेसिंग फीस लगती है, चाहे वो नाम परिवर्तन करने पर लगे, चाहे उत्पाद परिवर्तन करने पर लगे, चाहे वो बंटवारा करने पर लगे, वो प्रोसेसिंग फीस SC और ST के लोगों से नहीं ली जाए तो उनमें से एंटरप्रेन्योर्स डेवलप कर पाएंगे। आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मदन जी प्रजापति।